बात क्या है, मेरा एक बड़ा लिमिटेड पॉइंट है, बाकी तो बहुत चर्चा हो रही है। मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है कि भाई आपने एक अंडरटेकिंग लिया, ठीक है ना, अपने सिटीजन्स के प्रति। उस अंडरटेकिंग ने आपने वादा किया कि हमने ये स्कीम बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने इसको स्थापित किया है और आप इसका फायदा उठाएं। ये आपके कन्वीनियंस के लिए है। लोगों ने वो रूट फॉलो किया। अगर जब मैं कह रहा हूं ये इट इज बिट्रेयल ऑफ द पीपल बाय द स्टेट, वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो जज साहब लोग जाने, लेकिन अब जो हो रहा है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके पहले 1951 से लेके अभी तक कई बार ब्लैक मनी को लेके एमनेस्टी स्कीम्स हुए हैं, मोर देन 10 टाइम्स। आपको याद है चिदम्बरम के समय में वो एक वीडीआईएस आया था, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम जो आया था, वो क्या था? हाँ कि 40% आप जमा करवा दो, 60% वाइट हो जाएगा, हम आपसे नहीं पूछेंगे। 40% या 45% ऐसे कुछ था कि आप जमा करवा दो, बाकी वाइट हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब कोई जाके पीआईएल जाके अभी कोई पीआईएल करे जाके कि चिदम्बरम वो डाटा रिलीज कीजिए आप, कहीं पे तो ये डाटा होगा। बिल्कुल। उस समय ब्लैक को व्हाइट करने में कौन कौन लोग थे, तो मेरा हक बनता है जानने का कि किसने करवाए थे। और ये जो लोग जो ब्लैक को व्हाइट किए हुए थे, क्या इतने साधु महात्मा थे उस समय कि इन्होंने केवल ब्लैक मनी रखे हुए थे, इन्होंने फंडिंग नहीं की होगी पॉलिटिकल पार्टीज की? बिल्कुल। अब कम से कम वो एक उसके बाद 2000 ये 1990 से 2016 में एक वो भी ये वर्तमान सरकार ने आईडीएस स्कीम लाई थी। उसका यील्ड इतना, पहले वाले का शायद 10,000 करोड़ ऐसे कुछ आया था मेरे को जहां तक याद। बट द फैक्ट इज कि फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या होता है जितेंद्र जी कि कोई भी सिस्टम ऑन इट्स मार्च वो क्या होता है कि वो मौत जो है ना वो इकट्ठा करते जाता है, which has to be cleaned up from time to time। दुनिया के सभी देशों के साथ ये होता है। वो क्लीनिंग का काम हर सरकार का ये फर्ज है कि आप किस तरीके से उसको, आप कौन से पॉलिसी लाते हैं, कौन से कानून बनाते हैं, किस तरह से ब्लैक मनी जो जनरेट होता है उसको आप फिर सिस्टम में वापस लाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम जो था ये एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक तरीका था? वो अपने इनकम टैक्स में डाल रहा है, जिसने जो डोनर है वो डाल रहा है, पार्टी डाल, पॉलिटिकल पार्टी अपने उसमें डाल रही। तो मेरा ये लिमिटेड पॉइंट यही था कि भाई ये स्टेट ने अपने लोगों के साथ धोखा दिया है, एक अंडरटेकिंग लेके, एक प्रॉमिस लेके, बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज टॉट टू ए चाइल्ड ऑल्सो दैट कानून बनाना किसका हक है। उस संस्था ने, लेजिस्लेचर की बात कर, उसने कानून बनाया, लोगों ने कानून को फॉलो किया। वेयर इज द इलीगैलिटी इन दिस? ये बताइए कि इसमें गैर कानूनी क्या है। और एक और मैं बात बता रहा हूं कि ये बहुत दिन से ये मामला चल रहा है। मुझे याद है एक पिटिशनर का नाम आ रहा है आजकल। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो साउथ ब्लॉक में है अभी भी। मैं जब आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था उस समय से मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं गया था, माय वाइफ वाज आल्सो देयर, कुछ केवाईसी कुछ ऐसे लिंक करना था उनसे। तो एक व्यक्ति आए, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर,
और वो काफी सीनियर बुजुर्ग आदमी, वो बार बार कभी उधर जाए कभी उधर जाए, वो जो स्टाफ बैठे हुए थे वहां पे उनके पास जाके, अरे देखो ये क्या है आजकल, क्या क्या वक्त आ गया है, क्या सरकार है, हमको चेक भी निकालने के लिए हमको जो भी 2-4 रुपए लगते हैं, उसके लिए भी पैसा देना होता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने अगर 5 रुपए दे ही दिए एक चेक के लिए तो कौन सी नानी मर गई है? सर्विसेज कितनी मिल रही है? हैं आजकल, कितनी सर्विसेज हो गई। वहीं पर वो नहीं रुका, वो बहुत सारी चीजें ऐसे है वैसे है, पूरा बेड़ा गर्क है, ये है। देन आई टोल्ड हिम कि ये ना, ये गेम मैं समझता हूं आप क्या कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस दिस वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है ना, आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। और मैंने कहा आपको अगर इतनी तकलीफ है ना तो आप केस फाइल करो जाके इस सिस्टम के खिलाफ। तो उसने कहा कि मैं पिटिशनर हूं, ही टोल्ड मी, मैंने केस फाइल किया है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का। तो मुझे इतना मालूम नहीं था क्या है। मैं बोला कि यू आर द टाइप, ये ऐसे ही नालायक लोग, मैं तुम जंतर मंतर पे जरूर जाके बैठा होगा। वो आरोपी के दौरान। हाँ, मैं बोला कि तुम जरूर जंतर मंतर पे बैठा होगा, तुम मतलब शक्ल से उसी टाइप का दिखता है तुम। हम्म। जब तुम देशद्रोह पर उतर गए तो इज्जत क्या फिर? तो ऐसे ये गेम बहुत। अब आपने कहा कि पिटिशनर्स जो अपने अपना, कल मैं वो देख रहा था आर्गुमेंट, तो एक वकील साहब ने बोला, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा लॉडेबल है, आप डेमोक्रेट प्रजातंत्र को बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट वो करना चाहते हैं, ये वो, लेकिन जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि जो पिटिशनर है उनका तो ये उद्देश्य नहीं था ना, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी का बात कर रहे हैं वो तो खुद अर्बन नक्सल है, और ट्रांसपेरेंसी तो जिसकी बड़ी। जिसकी ठुकाई भी हुई थी ना, हाँ हाँ। ये वही अर्बन नक्सल है जो आज ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने कहा था कि अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाए, वो खड़ा है। और आप कह रहे हैं कि कम से कम राजनीति में कोई गंदा व्यक्ति होता है, वो कभी ना कभी ही बाइज हिज नेमेसिस, उसको अंजाम भुगतना पड़ता है। कई जेल चले गए, कई जाने वाले हैं जेल में, कई को पब्लिक पनिश कर देती है, लेकिन इनको कौन पनिश करेगा? ये अर्बन नक्सल, ये इसको मालूम है कि ये चरित्रहीन आदमी है, उसको जज साहब लोग इतने उससे सुनते हैं, उसको आदर देते हैं। और फिर तो उन्होंने कहा कि भाई आपने, ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा लॉडेबल है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आपने जो, उसने वर्ड उन्होंने यूज किया कि जो डॉर्मेंट पीआईएल इंडस्ट्री है, जो दबी पड़ी है, उसको आपने खोल दिया। एक माननीय लॉयर ने, उन्होंने कहा जज साहब लोग को, और ये जो मैं देख रहा था वो प्रोसीडिंग, कि आप तो आइवरी टावर पर बैठे हुए हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। पिटिशनर जो है वो सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें अफवाहें फैला रहे, तो कोई लेवल फील्ड तो होना चाहिए। तो सर, ये सर ये तो और ये ट्रांसपेरेंसी की बात आप कर रहे हैं। मैं एक अर्बन नक्सल की दूसरा, आपको मालूम है कि एक माननीय वकील ने, उसको माननीय बोलना भी नहीं चाहिए, उसने तो दिखा दिया था ना कि मतलब जज इस रास्ते से भी बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ था ना, बिल्कुल। तो कम से कम उसमें कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। अब पता नहीं उस रास्ते से कितने बने, मुझे नहीं मालूम। ये भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ये करोड़ों करोड़ों वकील है, करोड़ नहीं लाखों तो वकील होंगे इस पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से कुछ चुने हुए ही लोग क्यों ये जज बनते रहते हैं? सही बात है।
किस जज का किस, आज तो आप कह रहे हो कि नहीं हमको पता होना चाहिए, पीपल शुड नो कि आपका कॉलेजियम है नहीं क्या? नहीं, वो कह रहे ना कि पता कि कौन किसको फंडिंग कर रहा है, ये मालूम होना चाहिए, है? कोई सीक्रेसी क्लॉज नहीं, फालतू। तो भाई लोगों का हक है ये जानने का कि कॉलेजियन सिस्टम में जज कैसे बनते हैं, ये भी आप बताइए। कि 200 घरानों में से ही क्यों बनते नहीं हैं? नहीं, हाँ, और फिर आप ये भी बताइए ना कि ये जो जितने जज साहब लोग हैं, इनका पुराना कोई रिश्ता, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता, हाँ कोई कुछ, उनके भी रिश्ते बनाओ, हाँ। उनका भी कोई सिस्टम होना चाहिए ना, बॉन्ड हम्म। वॉन्ड का भी सीक्रेट नंबर जो अल्ट्रा वायलेट उसमें पढ़ा जाए कि अमुक आदमी, बाप चीफ जस्टिस, बेटा लाइन में, हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो बॉन्ड कौन वो करेगा?